बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। प्रोग्राम में अपने तारुफ के साथ साथ अपने मेहमानों का तारुफ भी मैं सबसे पहले आपके साथ करवा देती हूं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रिजवान रज़ी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद से प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज़कियाकार अनवर रज़ा साहब इस्लामाबाद से में ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि कमर अब्बास चीमा साहब एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल टॉपिक्स के ऊपर, उनकी गहरी निगाह है। उनसे जानेंगे कि अमेरिका में जो कल वोट टेकिंग सेरेमनी हुई है उसके बाद की सूरत हाल की और पाकिस्तान में उसके क्या कुछ असरात और नताइज मुरतब हो सकते हैं। बहरहाल मुल्क के सबसे बड़े इंसाफ फ्राहम करने वाले इदारे में ताहाल इस वक्त तकसीम का जो तासुर है वो ज़ाइल नहीं हो सका है, बल्कि ये तकसीम पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर के बाद एक बार फिर जजेस के दरमियान एतराज़ात, खदशात और ख़तो किताबत का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बार सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के हमरा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम एक खत लिखा है, जिसमें रेगुलर बेंचेस और आईनी बेंच के दरमियान इख्तियारात की तकसीम को लेकर भरपूर खदशात का इजहार किया गया है। इस खत में जुडिशल ऑर्डर के बावजूद केस फिक्स न करने पर एतराज़ात उठाते हुए अहम सवालात किए गए हैं और खत में दरियाफ्त किया गया है कि एक ऐसा केस जिस पर जुडिशियल ऑर्डर हो चुका हो, क्या उसे वापस लिया जा सकता है। जजेस कमेटी के इख्तियारात से मुतालिक सवाल करते हुए लिखा गया है कि क्या जजेस कमेटी को अदालती बेंच से केस वापस लेने का इख्तियार है, और ये भी पूछा गया है कि क्या जजेस कमेटी जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। आज की प्रोग्राम में इन सवालात के जवाब जानेंगे और इसके अलावा ट्रंप के दौरे सदारत के धुआंधार आगाज के बारे में भी बात करेंगे। ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत के आगाज में ही दर्जनों नए सदारती ऑर्डर्स की बौछार और साबिक सदर बाइडेन के 78 हुक्मनामों को मनसूख कर दिया है। उन्होंने दोबारा से मैक्सिको की सरहद पर इमरजेंसी 90 दिन के लिए तमाम गैर मुल्कियों की इमदाद मुअत्तल करने, टिकटॉक को 75 दिन के लिए काम करने की इजाजत देने समेत अपने इन 1600 हामियों की सजा मुआफी का भी ऐलान कर दिया है, जिन्होंने कैपिटल हिल पर हमला और फसाद बर्पा किया था। खैर, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस खतो किताबत के हवाले से जो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान शुरू हो चुकी है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सर, ये फरमाइएगा, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने जिस वक्त अपना ओहदा संभाला था और आईनी बेंच की यूं कह लीजिए कि तश्कील हो चुकी थी, उसके बाद एक जेस्चर आ रहा था और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी मुख्तलिफ मकामात पर अपनी तकारीर के दौरान इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मुझे खुशी है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के जाने के बाद वो जो तकसीम सी थी वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन सर, अब ऐसा लग रहा है कि उनके जाने के बाद तकसीम और मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि अब जैसे जजेस में नहीं, यूँ कह लीजिए कि शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक बंटवारा चल रहा है। आईनी बेंच अलग है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अलग है, मोस्ट सीनियर तरीन जजेस अलग है, और अभी एक नया ही मामला मंजर आम पर आ गया है। बात टैक्स से इससे मुतालिक एक केस पर शुरू हुई थी, रुकअप इख्तियारात के मामले पर आ गई है। तो सर, मुझे ये बताएगा, वैसे तो कोई कानूनी माहिर हमें बेहतर बता सकता था, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने किया, उन्होंने कहा कि आपने मेरे जुडिशियल ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया। सर, ये वापस लिया जा सकता है? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं बिल्कुल इतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा जिसमें जो आपने सवाल किया है, लेकिन मैं एज अ पाकिस्तानी जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और नहायत ही मायूस कुन। ये सब कुछ हुआ 26 आईनी तरमीम के बाद, जबकि मैं देख रहा हूँ कि बड़े भरपूर तरीके से, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्टेबलाइज हो गया है। और ऐसी सूरत हाल, गैरदारी बात है, पिछले 2-3 साल से ये मामला चल रहा था, क्योंकि उस वक्त की पार्लियामेंट ने भी जनाब दबादब जो है वो कानून जो है वो पास किए, और उन कानून के अंदर भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो नज़र आता था। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये जजेस का एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह ये बातचीत करना या लेटरबाजी करना, हमारे ऑनरेबल जस्टिस मंसूर साहब ने तो ज़ाहिर बात है लेटर पे लेटर लिख रहे हैं, और लग रहा है कि ये मामला जो देखें, सर, उन्होंने जो लेटर लिखा है ना, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि इख्तियारात केस मुकर्रर ना होने का मामला तौहीन अदालत करार। जी देखें ना, अब एक एडिशनल रजिस्ट्रार साहब हैं, मेरे ख्याल उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ वगैरह जो भी, अब वो एक बेंच, एक केस चल रहा है, उसके बीच में आप उस पर मामला जो है वो डिस्टर्ब कर दें, तो जाहिर बात है द जजेस आर जस्टिफाइड इन गेटिंग अनॉयड। एक तो ये बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट होप फॉर जस्टिस फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये याद रखें आप। जब अगर ये लास्ट होप जो है, अगर ये डामाडोल हो जाएगी, इसमें गड़बड़ हो जाएगा मामला,
तो देखें ऑलरेडी हमारी पुलिस आपको पता पोलिटिसाइज है, आपको पता ब्यूरोक्रेसी की हमारी क्या हालत है, पोलिटिसाइज है। अब अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपस में और आप उसको पॉलिटिकल बायस कहें या आप उसको उनको कहें कि जी पॉलिटिकल बेसिस पे या एक दूसरे के साथ ये जो 26 आईनी तरमीम के बाद जो मेरिट की धज्जियों को ख़त्म किया गया है, एक रवायती चीफ जस्टिस जो होते थे हमेशा हम देखते आए जो पाकिस्तान के अवाम और यूज टू, जब वो सिस्टम ही बदल गया है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट वाकई लगता है डिस्ट्रॉय। मैं बता रहा हूँ दिस इज नॉट गुड। अगर अवाम की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं इंसाफ के लिए, ठीक है ना जी, हाई कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे अगर नहीं होता तो फिर इवेंचुअली को पता हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और माजी में इसमें कोई शक नहीं है, बेशक चीफ जस्टिस माजी के या ऑनरेबल जजेस ने सख्त फैसले किए जो हमारे पोलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं आए, जो हमारे पोलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ हुए, लेकिन कम अज कम ये था लोग एक सख्त फैसले आ रहे थे एंड पीपल न्यू कि यार हम जाएंगे, हमें क्विक इंसाफ भी मिल जाएगा। मामला ऐसे है ना कि जब केस लगता है तो और बेंच को देखकर मालूम हो जाता है कि बेंच का फैसला क्या आएगा। यही तो गड़बड़ होगी ना। देखें अब जब आइए अब यहाँ ये होता है कि अच्छा जी ये केस है, इस केस के लिए ये दो जजेस जो है ना ये बेंच मौजूद रहेगी, इस तरह नहीं होता। अच्छा चंबे की बात तो ये रिजवान रज़ी साहब कि इससे पहले शायद तज्जियाकार या आवाम सोशल मीडिया पर अपने ख्यालात का इजहार करती थी, लेकिन यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के भी रिमार्क्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि अब इस मामले में जो फायदा है वो हुकूमत को नहीं हो सकता। इख्तियारात के मामले के हवाले से मैं केस के हवाले से बात कर रही हूँ, तो आपने ये उठाकर बेंच किसी और को मुंतकिल कर दिया। मीनवाइल जो मैंने पहले भी बात की, उन्होंने कहा कि ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। तो सर जब एक जज के पास जुडिशियल ऑर्डर का इख्तियार मौजूद है तो एक एडिशनल रजिस्ट्रार की क्या वक़्त और हैसियत रह जाती है कि वो चलता चलाता केस एक बेंच के सामने से उठा के कहीं और शिफ्ट कर दे, और दूसरा ये कि अपनी मर्जी से उस बेंच के अंदर भी चेंजिंग्स करके कोई दूसरा नया जज मुकर्रर कर दे। देखिए जब पहली दफा हमारे साथ होता है ना तो हमें बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, लेकिन क्या ये माजी में नहीं हुआ? मैं उसका कोई जवाब नहीं पेश कर रहा जो अब हो रहा है। क्या साकिब निसार ने अपने साथ से मंसूर अली शाह को उठा के, बल्कि काजी फायज ईसा को उठा के मंसूर अली शाह को तो बिठाए रखा था, पेशावर में जाके ये नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे? क्या इसी जज के इसी बेंच की मोहतरमा जज साहिबा ने उस वक्त ये ऑर्डर पास नहीं किए थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है उसके तहत केस रिमूव किया जा सकता है? माशाल्लाह 180 के ऊपर जजेस का स्टांस भी बदला है ना। ठीक है, मतलब कि मोहतरम मंसूर अली शाह साहब हो या वो जो मोहतरमा जज साहिबा हैं वो हो, उनकी ऑब्जर्वेशन और फैसले उस वक्त के देख लें जबकि वो जो थे बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, और अब उनका स्टांस देख लें तो हमें सर गलत अमल जितनी बार किया जाएगा वो कहलाएगा तो गलत ही ना। लेकिन गलत कार जो होगा ना वो दूसरे की गलती के ऊपर तनकीद नहीं कर सकता। वो तनकीद नहीं कर सकता, लेकिन ये डिसाइड तो होना चाहिए ना कि ये इसके ऊपर भी कोई कानूनी जवाब मौजूद हो। मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम से मुतासर होके जनाब मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सके। तो 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अगर रिव्यू होता है, नजरसानी होता है, तो वो इंटरेस्टेड पार्टी हैं। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, अगर जज साहब चाहेंगे तो मैं उनकी इजाज़त से पढ़ के भी सुना दूंगा कि कोई भी जज अपने मफाद के किसी मुकदमे का जज नहीं हो सकता। तो ये मुकदमा जो है ये उनसे विड्रॉ करने की ये भी वजह है। मतलब आप उनकी एक और बात मुलाहिजा फरमा लीजिए, क्या कमाल बात की उन्होंने। कल उन्होंने कहा कि जनाब ये जो बेंच फिक्स करने वाली कमेटी है उसका रिकॉर्ड तो मैं भी हूं, तो मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। आज फरमाने लगे कि वो मुझे बुलाया था लेकिन मैं गया नहीं। अच्छा, मैंने जाना पसंद नहीं किया। ठीक है। I mean, हमारे जजेस 24 घंटे के अंदर अपना स्टांस बदल रहे हैं, इसलिए हमें जजमेंट्स के ऊपर तबसरा करना चाहिए। जो है वो उस पे तबसरा जजेस की ऑब्जर्वेशन के ऊपर प्रोग्राम नहीं सजाना चाहिए। मैं तो सर लेकिन जो कॉन्डक्ट इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है वो तो क्वेश्चनेबल है ना, उसके ऊपर तो डिस्कशन की जा सकती है, क्योंकि यहीं से तो तयन होना है कि अवाम की जो वफाद आमा के केसेस हैं वो कहां पर सुनने हैं और किसने सुनने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो आईनी बेंच जो कि बना ही हुकूमत की मंशा पर है फिर वहीं पर केस लगेगा और फिर वो विन विन करके वहां से उठ जाएंगे। 24 घंटे के अंदर अगर मुअज़्ज़ज़ असूल पसंद जज साहब अपना नुक्ता नजर रिवर्स कर रहे हैं तो मुझे बताइए मैं किसके साथ खड़ा हूं? सर कम से कम आप बाकी जजेस के साथ तो खड़े हुए ना। बाकियों के साथ कैसे खड़ा हो जाऊं? एक ने 1 साल में अपना नुक्ता नजर तब्दील किया, मोहतरमा ने 1 साल के बाद, और मंसूर अली शाह ने 24 घंटे में अपना नुक्ता नजर बदल दिया।
क्योंकि जस्टिस नहीं, आयशा मलिक साहिबा भी तो उसी एतराज का हिस्सा है ना। तो आयशा मलिक साहिबा ने साल पहले क्या कहा था, उन्हीं की जजमेंट उठा के उनको पेश कर देते हैं हम। ठीक है, मैं एक क्विकली बात कह दूं, मैनिपुलेशन ऑफ बेंचेस या मैनिपुलेशन ऑफ जजेस टू सूट वेस्टेड इंटरेस्ट, मैं पॉलिटिकल ये बात नहीं करता हूँ, वेस्टेड इंटरेस्ट ये जो भी है, देखें जब ये होगा तो अवाम विल लूज फेथ इन दी, सुप्रीम कोर्ट में फेथ खत्म हो गया, अवाम का रियासत में फेथ खत्म हो जाएगा, ये याद रखें। तो दिस इज वेरी वेरी सीरियस। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, हमारी पार्लियामेंट है, उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जुडिशरी को, हायर जुडिशरी को स्ट्रेंथन करना है, उसको स्ट्रॉन्गर बनाना है। ये नहीं कि आप उसको ऐसे कानून लाएं जिससे वो कमजोर हो जाए, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं। ठीक है, अनवर साहब मुझे ये बताइएगा, जस्टिस याहिया अफरीदी 7 दिन की सुनत छुट्टी पर चले गए हैं, गालिबन 27 जनवरी तक वापस आएंगे, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, वॉशरूम्स ठीक करवा रहे हैं, कहीं से टूटा हुआ पाइप जो लीक हो गया था वो ठीक करवा दिया, रंग रोगन करवा दिया, कार पार्क में, हाँ कुछ इस किस्म के मामलात देख रहे हैं। सर उनको ये इतने बड़े बड़े मसाइल नजर नहीं आ रहे? ज़रियाब, हम माजी करीब में जाते हैं, ज़रा तारीख की बात को नहीं दोहराते। आप देखिए, जब 26वीं आईनी तरमीम होने जा रही थी तो आपको याद है कि हम उस वक्त कहा करते थे कि ये आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो हालात होंगे, आज वो साबित हुआ कि आप देखिए कि जस्टिस जो बेंच बना है, आईनी बेंच, जरा उस पर आ जाइए, वो कैसे केसेस लेते हैं, किस तरह केसेस को फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। अब बाकी बेंचेस में मुझे ये बताइए कि क्या एडिशनल रजिस्ट्रार को किसी ने कहा होगा तो तभी उन्होंने ये बेंच तब्दील किया? अपने तौर पर तो वो ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते थे, इसीलिए चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर उन्हें ओहदे से भी हटा दिया ताकि ये तासुर जाए कि इस हालात को कंट्रोल कर लिया जाए। तो अनवर साहब ये मुझे बताइएगा, एडिशनल रजिस्ट्रार को कहां से अहकामात मिले होंगे? क्या चीफ जस्टिस ने दिए, या आईनी बेंच के सरबराह ने दिए, हुकूमत वक्त ने दिए, या फिर किसी और ने दिए? देखिए, किसी ने तो उन्हें कोई वो कहा होगा जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये किया। आज खुद तो वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। हम इस बहस में जाए बगैर ये बात कहते हैं कि जुडिशरी जो है, जब 26वीं आईनी तरमीम अप्रूव हो रही थी, हम उस वक्त भी ये कह रहे थे जब ये बेंचेस बन रहे थे कि देखिए ना, मुझे एक बात बताइए, जरा आपका ये राइट है कि आप इस शो को कंडक्ट करें, अगर आपकी जगह पर जबरदस्ती मुझे लाकर बिठा दिया जाए तो मुझे बताएं, आप किसी न किसी तरीके से तो अपने गुस्से का इजहार करेंगे। exactly. तो मुझे बताइए, फिर आप जब जुडिशरी में इतना कुछ हो रहा है तो आप खत भी ना लिखिए, बंद कमरे में बैठकर आप कोई और बात करें, और जब आप जज आप आते हैं अदालत में तो आप कोई और बात करें, तो इसको कैसे आप फिर साबित करेंगे? फिर आप कोई खत लिखेंगे ना कि आपने फलां वक्त में ये कहा था, तो वो खत इसलिए लिखा जाता है कि ताकि ये पब्लिक हो और लोगों को पता चले, जुडिशरी का हिस्सा रहे। और ये बिल्कुल ऐसा ही है। आप ये देखिए कि अवाम, हम कहते हैं ना 137वीं आप रैंकिंग में हैं, हाँ आप जुडिशरी की, लोअर जुडिशरी में जो हालत है मैं बयान नहीं कर सकता। मैं आपको दावे से ये बात करता हूँ, फिर रजी साहब इसको बड़े खूबसूरत तरीके से कंट्राडिक्ट कर देते हैं कि मैं ऐसी भी मिसालें दे सकता हूँ मेरे इन मौजूदा जुडिशरी में, आप तसव्वुर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, मुझे पता है उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट क्या है, कहां पर वो क्या कुछ करते रहे, मेरे पास एविडेंस मौजूद है। मुझे बताएं, इस बहस में जाए बगैर जब मैं ये बात करता हूं तो फिर जुडिशरी में जो तकसीम है, इसका नुकसान आप समझ रही हैं कि क्या हमें इस मुल्क को नहीं हो रहा, इस मुल्क को हो रहा है। जब आप पार्लियामान पे या हुकूमत के कहने पर आप बेंचेस बनाते हैं, आप हुकूमत के कहने पे 26वीं आईनी तरमीम के बाद क्या कुछ होता है, तो फिर किधर रह गई जुडिशरी जो हमारी, उसकी गैर जानिबदारी कहां पर रह गई? मुझे नहीं लगता कि वो गैर जानिबदारी है। तो फिर इस तरह ही होगा, ये नेचुरल है कि जब आप किसी चीज को प्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो वो उभरेगी। तो ये अब जो रिएक्शन आप देख रही हैं, ये वो रद्द-ए-अमल है जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो जजेस जो समझते हैं कि हमारे साथ बड़ी टेक्निकल तरीके से इख्तियारात के तजावुज के तहत ज्यादती की गई है, अब उन ज्यादतियों की बुनियाद पर ये खत लिखे जा रहे हैं, बेंचेस में जो कुछ हो रहा है उसका इजहार किया जा रहा है। जनाब, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, पार्लियामान के लिए बेहतर नहीं है। शायद आप इस फौरी तौर पर तो इसका पार्लियामान में बैठे, हाँ बिल्कुल अनवर साहब, एक मखसूस तबके के लिए तो शायद ये बेनिफिशरी हो सकता है, सूटेबल हो सकता है, लेकिन अगर हम मफाद आमा के हवाले से बात करें, तमाम लोगों को मिलने वाले इंसाफ के हवाले से बात करें, तो ये किसी के भी इस वक्त जो है ना वो हक में नहीं है। डॉक्टर साहब ये अर्ज कीजिएगा, क्योंकि आप बैनुल-अक़वामी अमूर पर खासी नजर रखते हैं, सर ये बताइएगा कि हम बारहा तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ जो है ना खुद को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मिसालें दे रहे होते हैं इधर उधर की, फलानी जगह पर तो मामलात इस तरीके से चलते हैं, वहां की जमहूरियत देखें। या सर बाहर की दुनिया में भी क्या इंसाफ इसी तरीके से बिकता है जैसे पाकिस्तान में बिकता है, या वहां पर मामलात कुछ और हैं और इसीलिए कौमें हमसे शायद बहुत आगे हैं? देखें जी, ये हमारे यहाँ थोड़ा सा आपको पता है कि शुरू से जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिस्टर्ब है, और मैं नहीं देख रहा कि ये बैलेंस ऑफ पावर कभी ठीक होगा। उसकी वजह ये है कि हर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं।
وہ آج بھی کمپرومائز کر رہے ہیں، وہ آج سے 5 سال پہلے بھی کمپرومائز کر رہے تھے، وہ 10 سال پہلے بھی کمپرومائز کر رہے ہیں. تو جو ہمیں تبدیلی کا نعرہ دکھاتا ہے وہ بعد میں جا کے وہ بھی بند کمرے میں کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے. جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایشیا کے یہ بنا دیں گے، وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. تو سارے کے سارے لوگ کمپرومائز کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ یہ بیلنس آف پاور کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اور ہر بندہ جو ہے، ہر ادارہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے تجاوز کرتا ہے اپنے جو اختیارات ہیں، حدود ہیں. انٹرنیشنلی جو سپریشن آف پاور کا جو پرنسپل ہے وہ ہمارے ہاں بھی لاگو ہے کہ جوڈیشری، ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر. لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ تھوڑی سی ہمیں دقت آ رہی ہے، اور ہم محسوس کر رہے ہیں اور عوام بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جو عوام کی جو رائے ہے اس کو وہ اہمیت دی جانی لیکن چیمہ چاہیے. صاحب مجھے یہ بتائے گا، جب پاکستان میں اس قسم کے بڑے کیسز کو جب آپ جیسے صحافی بھی باہر بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ بھی موجود مختلف صحافیوں سے آپ لوگوں کے تعلقات ہوں گے، تو سر جب پاکستان کے ان کیسز کا حوالہ دیکھتے ہیں یا ان کے اوپر ہونے والی پروسیڈنگز کو دیکھتے ہیں، سر کیا ایک عام تاثر جاتا ہے ہمارے ہاں جو نظام انصاف ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے 19-20 ایک جیسے ہی مسئلے ہیں. انڈیا میں چلے جائیں، وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے بہت سارے کیسز کو مینج کرتی ہے، سپریم کورٹ کو مینج کرتی ہے. سپریم کورٹ کے ججز کو آفٹر ریٹائرمنٹ جو ہے وہ راجیہ سبھا میں سیٹس دے دی جاتی ہیں. سو یہ چیزیں مینج کی جاتی ہیں. آپ امریکہ میں چلے جائیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت وہاں پہ ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے ججز لگانا چاہتے ہیں. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جتنے بھی الٹرا کنزرویٹو ججز ہیں وہ وہاں پہ ہوں، تاکہ میں جن پالیسیز کو ہم جو کانگریس سے پاس کرتے ہیں یا ایگزیکٹو آرڈر سے میں کام کرتا ہوں، تو جوڈیشری جو ہے اس میں کوئی انٹرفیئر نہ کرے. سو ہر جگہ پہ اپنی مرضی کے سسٹم میں لوگ لگائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اوور آل اسٹرکچر کے اندر امبیلنس ہے تو وہ زیادہ نظر آتا ہے. لیکن اوور آل یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر پولیٹیکل اپریٹس جہاں پہ بھی ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی منمانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پہ اتنی انیکوالٹی نہیں ہے یا اتنا سسٹم کو وہ مینیپولیٹ نہیں کیا جاتا جتنا یہاں کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسے، کیونکہ پولیٹیکل سچویشن تو ہمارے ہاں گو مگو کی کیفیت کا شکار تھی، اور عوام کو ایک بھروسہ، ایک اعتماد جو تھا وہ نظام انصاف پر ہوتا تھا. لیکن اب نظام انصاف بھی اتنا گدلا، اتنا میلا ہو چکا ہے کہ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا سوال نشان لگ چکے ہیں. لیٹس سی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید ہمیں اور آپ کو کتنے کوئی آفٹر شاک سے اور برداشت کرنے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کریں گے اور بات کریں گے امریکہ میں ہونے والی نیو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے آفٹر شاکس کے حوالے سے، کہ اس کے کہاں پر مثبت اور کہاں پر منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ، پبلک اوپینین. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین، کل ایک اہم ایونٹ فل ڈے تھا امریکہ کے لوگوں کے لیے، اور نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ پوری دنیا کی نظریں اس ایونٹ پر تھیں، چونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. تو حلف اٹھانے کے بعد ہی کچھ 78 کے قریب ان کے ایسے ایگزیکٹو آرڈرز تھے کہ جن کی انہوں نے منسوخی دی اور پھر اپنے یوں صدارتی دور کا آغاز کیا. بہت سے کچھ اہم فیصلے انہوں نے کل ہی اپنی یوں کہہ لیجیے کہ ایک وکٹری اسپیچ کے دوران اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، ڈسکس کیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ ایسے بھی اہم معاملات کو انہوں نے کل لوگوں کے سامنے رکھا کہ جس کے بعد وہ اپنی پالیسی کو ایک طریقے سے لوگوں کے اوپر واضح کرنا چاہ رہے تھے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ ڈیفینیٹلی کس طریقے سے اب اپنی یوں کہہ لیجیے کہ پاورز کو یوز کر کے ورلڈ آرڈر کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا ورلڈ آرڈر پر اپنی حکمرانی چاہتے ہیں، یہ ان کے فیصلوں پر جو ہے نا وہ مضر ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. مجھے یہ بتائیے گا کچھ ایسی اہم تبدیلیاں جو کل انہوں نے اپنے احکامات کی صورت میں کی اور کچھ اپنے بیانات کی صورت میں لوگوں تک پہنچا دی. ٹاپ 10 پریارٹیز میں کہہ لیجیے یا پھر ٹاپ 10 ایسی یوں کہہ لیجیے کہ لسٹ میں کون سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ وہ ورلڈ آرڈر کی چینجنگ کے دوران سب سے پہلے ان کاموں پر غور کریں؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو بہت سارے جو ایگزیکٹو آرڈرز ڈونلڈ ٹرمپ نے جاری کیے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکی سسٹم کے اندر کتنی زیادہ تقسیم ہے. ایک تو انہوں نے جتنے بھی لوگ 6 جنوری میں انوالو تھے 2021 میں جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تھا، ان کو کہا تھا کہ یہ جنوری 6 کے ہوسٹیجز ہیں.
जबकि बाइडेन ने कहा था कि ये टेररिस्ट हैं, सो उनको माफ कर दिया है। अब देखिए ये कितनी बड़ी डिफरेंट डिवीजन है विद इन द अमेरिकन सिस्टम, कि एक सिस्टम उनको दहशतगर्द कह रहा है, दूसरा सिस्टम उनको क्या कह रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए हमारे हाथों में यही सब कुछ हो रहा है जी, जितने भी ऑर्डर्स बाइडेन इरा के, जो बाइडेन इरा के थे, तकरीबन 72 एग्जेक्टिव एक्शंस जो में से बहुत सारे जो बाइडेन ने पहले दिन लिए थे, वो सारे के सारे उन्होंने रिवर्स कर दिए। हाँ जी। तो वो एक बहुत बड़ी तादाद है वो जिसके ऊपर उन्होंने किया है। फिर इमिग्रेशन के ऊपर आपको पता है वो सदरन जो बॉर्डर है जो मैक्सिको के साथ मिलता है, वहां पे लोगों को बॉर्डर बंद कर दिया है, फौज लगा रहे हैं, और इवन के वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो इन्वॉल्व होंगे या इन्वॉल्व हैं ट्रांसफर ऑफ माइग्रेशन करवाने में, हम इनको दहशतगर्द जमातों के साथ अब लिंक कर देंगे और ये कहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात जो हुई है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तकरीबन $7 अरब का बजट है, 1/5 जो है वो अमेरिका देता है, और डोनाल्ड ट्रम्प कहता है कि जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक हुई थी उसमें उन्होंने सही तरीके से इंगेज नहीं किया, ट्रीट नहीं किया, और ही कॉन्सिडर्स कि दिस वाज वन ऑफ द रीजन वो इलेक्शन हार गए। तो ये उन वहां से भी विड्रॉ कर लिया, जिसको बहुत सारे जो लिबरल अमेरिकन हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड, वो कहती है कि ये आइसोलेशनिज्म है। सो इसी तरह जो चाइना के हवाले से बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो वो टैरिफ्स लगाने के दर पे हैं, और जिसमें एक ये भी चीज है कि शायद कोई 60% भी टैरिफ लगेंगे। अभी उस पे चीजें देखने वाली है। हाँ जी, दूसरी नहीं है, लेकिन कहा जरूर गया है। जी जी, दूसरी बात यह है कि जितनी भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसकी जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशंस वो करने जा रहे हैं, जिसको वो समझ लें कि यही वजह है कि बाइडेन जो है वो अपनी सारी फैमिली को जो है वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे के चले गए कि जी 1 जनवरी 2014 से लेके अभी तक उनकी जो फैमिली ने अगर कोई भी ऐसा जुर्म किया उसको हम माफ करते हैं इस दौर के अंदर। ये एक बड़ी अजीब किस्म की चीज है, बिकॉज उनको डर था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना करेंगे। और सो ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, इवन के जो फॉर्मर जनरल मिली थे, उनको भी वो प्रेसिडेंशियल पार्डन दे के चले गए, जिन पे खतरा था कि वो ट्रंप उनको कुछ कर सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा एक चैलेंज ये भी है कि अमेरिकी फौज जो है उसके अंदर बड़े पैमाने पे शायद उछाड़ पिछाड़ होगी, वहां पे भी तब्दीली है। हाँ। इसी तरह काश पटेल जो कि उनके FBI के चीफ हैं, वो कहते हैं कि मैं FBI का जो हेडक्वार्टर है उसको म्यूजियम बना दूंगा और इन सबको यहाँ से निकालूंगा और कहूंगा। सो बड़े पैमाने पे तब्दीलियां आने वाली हैं। ये सारी एक रेडिकल बड़े पैमाने पर आने वाली तब्दीलियों की जो कॉज लिस्ट है उसमें पाकिस्तान की स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, जरा इसके ऊपर मुख्तसर कमेंट रखिएगा ताकि फिर मैं मजीद भी आपसे इसके ऊपर आऊंगी तफसीली बात करने के लिए। देखिए, पाकिस्तान को तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन किसी एंगल में नहीं देखते। पहली बात तो ये है कि क्योंकि इस खित्ते में उन्होंने अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इंडिया के साथ है, सो लिहाजा वो इंडो पैसिफिक को देखते हैं, वो साउथ एशिया को या अफगानिस्तान या सेंट्रल एशिया इसको नहीं देखते। वो पाकिस्तान को चाइनीज लेंस से देखते हैं, अफगानिस्तान के लेंस से देखते हैं, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लेंस से देखते हैं। तो टेक्निकली ये सारे के सारे जो लेंस हैं वो ये हैं जिसमें जारी बात है सारी की सारी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई इतना अच्छा नहीं। सो लिहाजा पाकिस्तान को बड़ी एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए ताकि वाशिंगटन के अंदर जो लेंस है पाकिस्तान को देखा जाने वाला उसको चेंज किया जाए। एग्रेसिव डिप्लोमेसी ब्रिगेडियर साहब कैसे होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी एक दावतनामा भी मौसूल नहीं हुआ, कोई जा नहीं सका, जिन लोगों के बारे में कहा गया कि वो गए वो तो हल्फ बर्दारे की तकरीब के दौरान यूं शायद दूरबीन से भी हम देखने की कोशिश करते तो वो हमें नजर ना आते। तो सर क्या इंटरेस्ट हो सकता है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान में मौजूद कि वो यहाँ पर निगाह करे, या हमारी ऐसी क्या खारजा पॉलिसी होनी चाहिए कि जिसमें हम देखें कि उनकी कोई ना कोई तवज्जो हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपने सर्व किया है 4 साल तक अमेरिका में एज मिलिट्री अताशी। देखिए जी, कई फैक्टर्स हैं जो कि भी सामने आ रहे हैं। पहला तो ये है कि ये उन्होंने एक बड़ी पाकिस्तान को डेफिनेटली हम तो वेलकम करेंगे इस चीज़ को कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को जो हमने बिलियन ऑफ डॉलर्स के हम वेपन छोड़ के गए थे 2-3 साल पहले जब अफगान तालिबान एंटर किए काबुल में, उसके बाद एग्जिट हुआ, तो वो हमें सब वापस मिलने चाहिए।
اور میرا خیال ہے خبر یہ بھی ہے کہ انہوں نے افغانستان کو جو بلینز آف ڈالر دے رہے تھے وہ بھی انہوں نے بند کر دیے, ملین آف ڈالر پر ویک جو ارینجمنٹ ایسا تھا. تو جو بھی ہو, اگر انہوں نے افغان طالبان گورنمنٹ کے خلاف یہ کارروائی کیا ہے یا پاکستان کو اپنا کے فائدے کے لیے, کیونکہ وہی ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال انہوں نے پچھلے 2 سال سے, یہ خواجی ٹی ٹی پی ان تمام گروپ میں وہ ویپن جو ہے وہ چلے گئے. تو یہ تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو چھوڑا ہے وہاں پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 16 جنوری والے لوگ تھے ان کو پارڈن دیا ہے 1600 لوگوں کو. لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے بھی پاکستان میں ایک پیرل تو بنتا ہے, ہم نے بھی یہاں پہ 9 مئی کے کافی لوگ جو ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا, ہم نے تقریباً 19 لوگوں کو ابھی چھوڑا ہے, ان کو پارڈن ملی ہے, اور 50-60 کی اور اپلیکیشن فور پارڈن جو ہیں وہ پروسیس ہو رہی ہیں, ڈیپینڈ کرتے ہیں کب فیصلہ آئے گا. 20 پہلے چھوڑ چکے پچھلی عید پہ ہم. جی, دوسری امپورٹنٹ چیز, وہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی تو ہوئی نا کہ وہاں پر جس نے دی وہ عوام کی امیدوں کے توقعات کے ساتھ ایک مطلب یعنی کہ ان کا ووٹ بینک لے کر انہوں نے یہ فیصلے کیے. ہمارے ہاں فیصلے تو کوئی اور کرتا ہے, اور جس کو ووٹ بینک حاصل ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ پاکستان کے ہماری جمہوری سسٹم, سو کال ڈیموکریٹک سسٹم, ہم تو بہت ہی نیچے آ گئے ہیں جمہوریت کے حوالے سے. لیکن ایک میں بات کہوں گا, جو ٹرمپ جس طرح واپس آیا ہے, فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن, نمبر 2 اسموتھ آرڈرلی ٹرانزیشن, پیسفل ٹرانزیشن آف پاور جو وہاں پہ ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں اٹ واز ڈیموکریسی ایٹ اٹس بیسٹ ان دی یونائٹیڈ اسٹیٹس. ایک اور یہ ہمیں ماڈل سامنے رکھنا چاہیے. امپورٹنٹ 2 چیزیں ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں پہلے ایک ڈونلڈ صاحب تھے بائی دا نیم آف ڈونلڈ لیو, ان کی بڑی انٹرفیرنس ہوئی پاکستان کے اندرونی معاملات میں, کہ قومی سلامتی کمیٹی نے 2 مرتبہ اعلامیہ میں کہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. ڈیمارچ اور ایک وہ پروٹیسٹ نوٹ دیا گیا یو ایس ایمبیسی کو. پھر محترم آگے ڈونلڈ بلوم صاحب, ایک اور ڈونلڈ آگے, انہوں نے تو 3 سال وہ تو ایسے تھے جس وقت وائسرائے پاکستان میں چھائے ہوئے پاکستان کے پولیٹیکل معاملات میں. آج چیف منسٹر کو مل رہے ہیں, فلاں لیڈرز کو مل رہے ہیں, پورے پاکستان میں ایسے پھیلے جس طرح کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے. وہ بھی اب وہ چلے گئے, اور مزے کی بات ہے کہ کیسے گئے بھئی, آپ انتظار کر لیں, اگلی گورنمنٹ آپ کو اگر چینج کرتی ہے, لیکن وہ بوریے بستر گول کر کے پہلے چلے گئے. اور دوسری بات کہ دیکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن, جو بائیڈن نے پاکستان کے ساتھ ناانصافی کی ہے میزائل سینکشن لگا کے دسمبر کے مہینے میں, تو وہ اس کو ریورس کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے ایشو. دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی اور ہمارے اس وقت کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ نہیں ہے. افغانستان میں اس لحاظ سے وہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ واپس افغانستان میں گئے, اتنی مار کھا کے نکلے, آپ کے خیال میں وہ دوبارہ آئیں گے وہ افغانستان کے اندر؟ ٹھیک ہے نا جی, ایران کے ساتھ ان کے وہ جھگڑے چل رہے ہیں. اور اچھا, لیکن امپورٹنٹ ہم کیا چاہتے ہیں, اپنی جو ایگریسو ڈپلومیسی کی آپ نے بات کی, ہم چاہتے ہیں کہ جناب ایران پاکستان گیس پائپ لائن, اب اس میں کیونکہ وہ ایران فیکٹر بیچ میں آ گیا, اس میں وہ ہماری سہولت کاری کریں, وہ ہماری ضرورت ہے. اس کے بعد سی پیک کی اپوزیشن, کیا ٹرمپ جو ہے وہ اپنا ڈیپ اسٹیٹ کے کہنے پہ یا ان کی جو اپنے سسٹم, ایک بات میں اور کہہ دوں, دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کس کو ایمبیسڈر لگاتے ہیں پاکستان میں, کیا وہ وائسرائے رول میں آئے گا یا وہ پاکستان فرینڈلی رول میں آئے گا, پاکستان کے عوام فرینڈلی رول میں آئے گا, یہ دیکھنے والی بات. صحیح ہے. انور رضا صاحب, چونکہ جس وقت الیکشنز ہو رہے تھے, آپ خود بھی امریکہ میں موجود تھے, تو 2-3 عام سوال انہوں نے اٹھائے, ان میں سے ایک کو میں ذرا آپ کی طرف لے کر آنا چاہتی ہوں کہ واقعی پاکستان کا جو ایمبیسڈر مقرر کیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا رول ہوگا اس کا بحیثیت ایمبیسڈر, اور یہ بھی کہ پاکستان کی پالیٹکس میں اس کا کس حد تک اثر جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. سر آپ کے نزدیک کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کا تجربہ کیا کہتے ہیں, کن ناموں پر غور کیا جا سکتا ہے ایز این ایمبیسڈر؟ دیکھیے ذرا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی منشا کے بغیر, منشا سے ہٹ کے ٹرمپ نے الیکشن جیتا اور وہ آئے. اور دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب بائیڈن کے دور میں ان کے خلاف بھی انتقامی کاروائیاں ہوئی, ایسے ایسے کیسز ان پر بھی بنائے گئے جس کو اپوز کیا گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں کے حالات بھی آپ دیکھیں کہ کیپٹل ہل پر جنہوں نے اٹیک کیا ان کو آپ نے معافی دے دی. اب ان کے جو اقدامات ہے ذرا اس پہ دیکھیے, وہ میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا پرو امریکی جو اقدامات ہیں وہ ان کے ہوں گے. آپ نے ان کی تقریر اور ان کے ایگزیکٹو آرڈر سے یہ دیکھ لیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے حالات دیکھیے, ان کو صرف پاکستان کے ساتھ اس وقت جو پاک چائنا ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے پاکستان امپورٹنٹ ہے. اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ ہے وہ آپ کا انڈیا کے ساتھ ہے. انڈیا آپ دیکھیے
अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ दरअंदाजी में उनका मुकम्मल हाथ है, बिलियन ऑफ रुपीस जो है वहां पर स्पेंड कर रहे हैं। और जो असले की बात आप वापस करें, वो कैसे जो दहशतगर्दों के पास चला गया है वापस आएगा कि हाँ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है आपकी इंडिया और अमेरिका की, वो वापस करने देंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा जो आपने सी पैक की बात की, कब चाहेगा ईरान के साथ आपकी गैस पाइपलाइन आगे बढ़े, अमेरिका उसमें रुकावट रहा है माजी में, अब भी शायद रहे। अब देखते हैं ट्रंप उसको कैसे देखते हैं। लेकिन जो चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके हवाले से यूएस अपनी पॉलिसी देखकर यहाँ पर किसी को एम्बेसडर लगाएंगे। और वो एम्बेसडर क्या आपने नहीं देखा माजी में भी हमने कि अमेरिका जो है यूएस उसकी हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत रही है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस रहा है उनका। अब देखना यह है कि उनकी इंटरफेरेंस कब शुरू होती है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको ज्यादा जो फोकस है वो उनके अवाम है, अपने मुल्क को अजीम बनाना है। वहां पर उन्होंने इमीडिएटली इकदाम करने, आपने देखा मैक्सिको की उन्होंने सरहद पे इमरजेंसी लेकिन अफगान फैक्टर खत्म हो चुका है, तो उस तैनाती का दारो मदार इस सूरत में भी रखा जा सकता है कि पाकिस्तान के चूंकि चीन के साथ बड़े ही दोस्ताना और बड़े ही बरादराना ताल्लुकात हैं, तो उस सूरत में भी जो एम्बेसडर तैनात किया जाएगा उसको बड़ा सोच समझकर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो इमर्जिंग एक मुल्क है, और आप देखिए कि जिस तरह वो दुनिया भर की इकोनॉमी में उन्होंने अपना इनपुट दिया है। और मुझे देखिए ना, अब अमेरिका को ये भी खतरा है कि अगर वो मिडिल ईस्ट में अपनी कोई डॉलर के मुकाबले में अपनी करेंसी लेके आते हैं, सी पैक को लेकर आते हैं, जिस तरह वो मिडिल ईस्ट में अपने आप को लेकर जा रहे हैं, तो अमेरिका को इससे डेफिनेटली खतरा है। लिहाजा वो पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसकी बुनियाद पर मुझे लगता है कि वो वहां पर एम्बेसडर जो है वो तैनात करेंगे। और पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालात है उस तरफ मैंने कल भी आपसे कहा था कि शायद अभी वक्त लगेगा, क्योंकि चले इसके ऊपर मैं डिटेल में आती हूँ भी आप सबके पास। मैं रिजवान अजीज साहब की तरफ जाऊंगी। रिजवान अजीज साहब, वाकई सिर्फ एक चाइनीज फैक्टर ही ऐसा है जो कि इंटरेस्ट के बेस बन सकता है या सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है अमेरिकन के लिए, या फिर इसके अलावा भी आपकी नजर में कुछ और पॉइंट्स हैं कि नहीं यहाँ पर भी हम इन कंपोनेंट्स को नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, एक तो चाइना बजाते खुद है ना, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड वो अपने आप को कहते हैं। दूसरा उनका जो है ना सी पैक है, और अमेरिका जो है वो सी पैक की मुखालफत करता रहा है। एक और पॉइंट भी है जो गजा की जंग के बाद सामने उभर के आया, पाकिस्तान और ईरान जो कि गुज़िश्ता दिनों एक दूसरे के साथ नबुर्द आज़मा थे, वो पता चला कि वो एक दूसरे का स्ट्रेटेजिक डेप्थ बन गए। ईरान ने भी ये महसूस किया, और ईरान के जो हुकाम हैं उनके पाकिस्तान के फ्रीक्वेंट दौरे पिछले दिनों के अंदर, तो ईरान भी एक और फैक्टर हो सकता है। फिर ये हर कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जो मतलब अरब लीग की कॉन्फ्रेंस है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे पहुंच के तकरीर कर रहे होते हैं। अच्छा सर, एक और अहम मामला, अपने अरब की बात की ना, तो कल उन्होंने मतलब उनकी गुफ्तगू से ये भी है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम भी कर सकता है। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर ऐसा हो जाता है? अगर ऐसा होता है तो ये तो एक्सपेक्टेशन है ना, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो हो चुके, अगर वो इतनी बड़ी बात कर जो हो चुके हैं। अब शायद सिचुएशन बदल गई हो, जो सऊदी अरब के ऊपर वो प्रेशर था, शायद सऊदी अरब अब वो प्रेशर बर्दाश्त ना करे, या मेरा मतलब है कि उसके सामने सरेंडर ना करे। लेकिन हर इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर, यानी 2 महीनों में 3 इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब में पहुंचा होता है, तो ये भी अपनी जगह के ऊपर हम जाके वहां पे कोई अपनी खिदमत देना चाह रहे हैं। तो ये 3 मौजूआत मुझे लगते हैं जिसके ऊपर अमेरिका को हमारे साथ कंसर्न होगा। ये तो हो गया एक जनरल तबसरा, लेकिन देखिए उन्होंने फरमाया मैं 85 अरब रुपए के यहाँ पे हम असला छोड़ के आए हैं। इसमें एक बात कल मुझे ये भी पता चली, स्काई के ऊपर एक साहब कर रहे थे कि असला लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि अफगानों से आप बाय बैक करना शुरू कर दें। अब अगर बाय बैक करना है तो बाय बैक करने के लिए अफगानिस्तान को अप्रोच करना पाकिस्तान के जरिए ही मुमकिन है। ब्रिगेडियर साहब बेहतर बता सकते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं है। अगर वो ताजिकिस्तान से अपने हवाई अड्डा जो उन्होंने है उनका, आप तो खैर डॉर्मेंट कर दिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने रखा हुआ है, अगर उससे भी उतरते हैं तो असला जाना फिर भी कराची के रास्ते ही है। तो ऐसी सूरत में क्या वो पाकिस्तान की अपीजमेंट करेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ वो दूसरे मैयर लेंगे, स्ट्रॉन्ग मैयर्स लेंगे? ये मतलब कि हमसे मतलब कहीं ना कहीं वो एक रेलेवेंट अमाउंट जो है उनकी उसकी अटेंशन की, वो अभी भी
अफगानिस्तान से जुड़ी हुई है। लेकिन खबर इंपॉर्टेंट ये है कि 3 माह के लिए तमाम फॉरेन फंडिंग जो है वो उन्होंने बंद कर दी है, और $51 मिलियन पर वीक जो अफगानिस्तान को जा रहा था वो तो उन्होंने उक्का ही बंद कर दिया ना। उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल खत्म है। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा निक्षेप है। पाकिस्तान जो है उसको कोई आना नहीं मिल रहा था, हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अफगानियों के लिए इसका बंद हो जाना, इस एड का बंद हो जाना पाकिस्तान के लिए कितना पॉजिटिव होगा? लिए बहुत जबरदस्त हो सकता है, लेकिन इसका एक बैकलैश भी आ सकता है कि अफगानी जो है इस खित्ते के अंदर ज्यादा इंतशार पैदा करने की कोशिश करें। पहले ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान इससे खुश नहीं है, और चाइना भी जो है वो उनको बारीक नजरों से बड़ा देख रहा है। तो अगर वो अभी वो एक्टिव नहीं है, अगर वो दहशतगर्दी में एक्टिव हो जाते हैं तो इस पूरे खित्ते को डिस्टेबल कर सकते हैं। तो इसमें अमेरिका का कुछ ना कुछ ठीक है। ये तो वर्ल्ड ऑर्डर और खारजा पॉलिसी के हवाले से हमने सेगमेंट में डिस्कस किया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल कितना इन्फ्लुएंस पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप का, उस पर भी बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट है, एंड आई विल बी वेरी क्विक एंड शैल बी वेरी स्ट्रेट विद दिस क्वेश्चन के डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उस पर क्या असर पड़ेगा, और क्या उस सियासी असर के रसूख को इस्तेमाल करते हुए क्या बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन है? डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपको ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है कि ट्रंप का ट्रंप कार्ड जो है वो किसी ना किसी तरीके से बानी पीटीआई के काम आ सकता है? चलें, डॉक्टर कमर साहब दोबारा से मैं ज्वाइन करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि ये ट्रंप कार्ड जो है वो बानी पीटीआई के हक में जाएगा? देखिए जी, पहली बात है कि आज से कोई 3 हफ्ते पहले उनके ये जो इंटरनेशनल हॉटस्पॉट के जो नॉमिनी हैं रिचर्ड ग्रेनेल साहब, इन्होंने बड़े ज़बरदस्त डिजिटल ड्रोन अटैक्स किए थे पाकिस्तान के ऊपर, और उससे काफ़ी यहाँ पे मामला जो है हाइप क्रिएट हो गई थी। आई थिंक एवरीवेयर कि भाई ये इसको क्या हो गया एकदम, और उसने रिलीज इमरान खान ये इसको तमाम चीज़ें बड़ा डायरेक्टली अटैकिंग जो ना उसने गेम खेली थी। फिर सडनली वो 3 हफ्ते से वो उसके बाद वो ऑफ एयर हो गया, इन द सेंस को कोई उसने बात नहीं की। हो सकता है उसको कहा गया हो, ये कहलवाया गया कि इसको कह जी बात आ जाए, ये इस तरह की हरकतें ना करे, अभी ये कुछ नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप जब सेटल डाउन होता है पाकिस्तान में, तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के हवाले से कि पीटीआई को तो बड़ी तवक्कुआत है कि कब कोई एक ऐसा वहाँ पे कोई स्टेटमेंट आती है जो कि फिर यहाँ पे हंगामा रही कर दे। मैं सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ, स्पेशली विद रेफरेंस टू इमरान खान एंड द पीटीआई, ठीक है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ वहाँ पे जो पीटीआई के जो लोग हैं जो अमेरिका में एक बड़ा ज़बरदस्त कैंपेन भी चला रहे हैं कितने अरसे से, और जो रिपब्लिकन के बड़े सपोर्टर रहे हैं, वो कुछ ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं कि जिसके जनाब बस तैयारी पकड़े, टिक 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 होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो उन्होंने भी एक बड़ा सस्पेंस जो है वो क्रिएट किया हुआ है। लेकिन मेरी नजर में इंपॉर्टेंट चीज है कि रिचर्ड ग्रेनेल साहब, अब पता नहीं वो अपनी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में फॉर्मली शामिल हुए या नहीं, अगर वो हो गए, क्योंकि उन्होंने पहला एक बयान दिया है वेनेजुएला के हवाले से कि वेनेजुएला में कोई कुछ हालात खराब हुए हैं, ये इलेक्शन रिलेटेड जो भी था, कि उन्होंने कहा कि ये बड़ा। तो अभी वो ग्रेनेल साहब जो है वो क्या आगे बात करते हैं, वी हैव टू सी दैट। लेकिन एक मैं बात करना चाहता हूँ, एक जुमला मैं कहता हूं, पाकिस्तान में हमारा जो सियासत है, हमारा निज़ाम है, 2 वर्ड्स हैं, एनीथिंग एनी टाइम, कुछ भी हो सकता है अमेरिका की तरफ से। तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच, जो आपने कहा। ठीक है। डॉक्टर कमर चीमा साहब, कल जब डोनाल्ड ट्रंप तकरीर कर रहे थे, उन्होंने गजा जंग पर सीज फायर के हवाले से कहा कि मैंने अभी आज हलफ लिया है, लेकिन इससे पहले ही देखिए ना कि गमालियों को रिहा कर दिया गया। तो मुसलमानों से किया गया एक वादा तो उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी से भी उन्होंने अमेरिका में एक वादा कर रखा है इमरान खान की रिहाई के हवाले से, बानी पीटीआई के हवाले से। आपको लगता है वो तवक्कुआत, वो उम्मीदें भी बढ़ाएंगी? मुझे तो नहीं जी पता ये कब वादा किया उन्होंने, कोई पब्लिक ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने जारी की। का नतीजा है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रही हूं कि मतलब कहा यह जाता है कि जो वहां के लोग हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही इलेक्शन में इस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि आप हमें यहां पर अकोमोडेट करेंगे। ठीक बात है। नहीं, ये मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे जो है ये थोड़ा सा वी आर ओवर रीडिंग द सिचुएशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। और आपको पता है कि रिचर्ड गर्नेल को चुप करवा दिया गया था, उसको कहा गया था कि अब आप स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे। उसकी जो वजह है वो ट्रंप टीम ने चुप करवाया था। और आपको ये 20 जनवरी के बाद देखिए, जो भी लोग ट्रंप टीम का हिस्सा है, अगर वो 20 जनवरी के बाद ऐसे ही बोल रहे हैं इमरान खान के बारे में जैसे पहले बोल रहे थे, तो फिर तो हम समझेंगे कि ये पॉलिसी है। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि
اس وقت پاکستان میں جو زریاب صاحبہ جو اصل جنگ ہے وہ جنگ ہے امیدوں کی. دونوں پارٹی جو ہیں وہ امیدیں زندہ رکھنا چاہتی ہیں. عمران خان کی پارٹی کا بھی ایک ہی گول ہے کہ کیسے نہ کسی طریقے عوام کے اندر امید زندہ رکھیں کہ عمران خان باہر آئیں گے. اور وہ ظاہری بات ہے ٹرمپ کے پاس بھی جائیں گے, وہ کانگریس میں بھی جا رہے ہیں, وہ ہر جگہ جا رہے ہیں. تو ہم بہت زیادہ اوور ریڈ کر رہے ہیں کہ امریکہ سے فون کال آئے گی اور ہر چیز یہاں پہ لیٹ جائے گی اور کہیں گی جناب اب مجھے بتائیں نا یہ کیسے ممکن ہے کہ ٹرمپ صاحب فون کریں, عمران خان کو رہا کریں, پھر وہ الیکشن کروائیں, پھر وہ عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں, پھر وہ عمران خان سے گالیاں کھائیں اور پھر وہ کہیں جی ہمیں اس کو اتارنا ہے. اب مطلب یہ کوئی سیکوینس بنتا نہیں ہے. کیونکہ جس انداز سے ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا, ویلڈ پوائنٹس کے ساتھ آپ نے اپنی بات مکمل کی. انور رضا صاحب, تو پھر کیا ہوگا اگر یہ بھی نہیں ہوگا تو؟ کیونکہ نہ تو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی بانی پی ٹی آئی کو لے کے تھوڑی سی اسٹریٹ ہے, نہ ہی تو وہ ہمیں حکومت کے لیے نظر آ رہی ہے. کیونکہ اگر حکومت کے لیے ہوتی تو شاید کسی نہ کسی ایک کو تو وائٹ ہاؤس سے دعوت نامہ آ ہی جاتا. دیکھیے زریاب, میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو یہاں پر فیصلہ ساز ہیں, میری ان سے ملاقاتیں ہوئی اور میں نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں عمران خان کی رہائی کے نہ ہونے کے حوالے سے. وہ کیسے, آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے کہ مارچ میں آپ سرپرائز دیکھیں گے. دیکھیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بات آپ کرتی ہیں, پاکستان پر ہمیشہ سے انٹرنیشنل پریشر رہا ہے, لیکن اگر آپ اسپیسیفک خان صاحب کی بات کرتی ہیں تو دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ اس میں وقت لگے گا, کیونکہ جو کانفیڈنس ہے دوسری سائڈ سے وہ بڑا زیادہ مجھے دکھائی دیتا ہے. اور دیکھیے میں نے آپ سے کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ جو بیک ڈور رابطے ہیں ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں. اب ان چونکہ بشرا بی بی گرفتار ہو چکی ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرفتاری کے دوران بھی بات چیت کا عمل ختم ہو مجھے گیا. لگتا ہے اب زیادہ ہو رہے ہوں گے کیونکہ اندر ہی اندر ہے نا, پتہ بھی نہیں چلنا ہے کسی کو ملاقات کب ہوئی کیسے ہوئی. جی دیکھیے پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جو جلا وطن تھے وہ وزیر اعظم بنے اور جو کہتے تھے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, پھر ہم نے انہیں خاموش ہوتے بھی دیکھا. تو کچھ بھی ممکن ہے, اور ان ممکنات پر ہم تبصرہ یہ کرتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں ان کی بنیاد پر جو آفر کی جائے گی, اگر وہ آفر ایکسیپٹ کی جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ون ون سچویشن خان کے لیے, کیونکہ اگر وہ جیل کے اندر ہیں وہ مزید پاپولر ہو رہے ہیں, اگر باہر آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور موجودہ حکومت کے لیے مزید درد سر بن جائیں گے. رضوان رضی صاحب, ہوپ رکھنی چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی ٹویٹ یا کسی بھی عمل کے نتیجے میں کہ ان کے لیے کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے پچھلے 48 گھنٹے سے جب سے یہ الیکشن کا نتیجہ آیا ہے, پی ٹی آئی کے 2 سوشل میڈیائی سٹال وارڈ جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب اور زلمے خلیل زاد صاحب, وہ بھی پی ٹی آئی کی لائن کو ٹو کر رہے ہیں, بلکہ پی ٹی آئی سے زیادہ کر رہے ہیں. دونوں کے ٹائم لائن کے اوپر کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے, کوئی پوسٹنگ نہیں ہے. رچرڈ گرنیل اس سے پہلے ہو گئے تھے. رچرڈ گرنیل اور زلمے خلیل زاد دونوں کا بیڑا غرق کر دیا ٹرمپ نے, ایک کو کہہ کے کہ یہاں پہ صرف 2 جینڈر ہوں گے, میل اور فیمیل کا, اور زلمے خلیل زاد کو کہا کہ جی افغانستان سے جو ہماری واپسی ہوئی تھی وہ کرافٹ مین ہے, وہ آتھر ہے افغانستان سے وڈرول کا پورا. اس نے کہا جی وہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. ان دونوں کو تو اس نے ٹرمپ نے نپ دا ایول ان دا بڈ کر دیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہم امیدوں کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹک ٹک کی بات کر رہے ہیں, اس پروگرام سے آنے سے پہلے میں ملینا جو بیوی ہے ٹرمپ کی, اس کا ایک اکاؤنٹ سسپینڈ کروا کے آیا ہوں, کیونکہ موصوفہ نے بانی کی تصویر پوسٹ کر کے کہا ہوا تھا کہ سنا ہے عمران خان کی تصویر لگانے پہ پابندی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ہم نے وہ رپورٹ کیا تو انہوں نے کہا یہ جعلی اکاؤنٹ ہے, ہم اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح کی ٹک ٹک یا اس طرح کی امیدیں تو زندہ رکھی جا رہی ہیں. آن گراؤنڈ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ ان کے اکاؤنٹس کے, ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے, نہ کسی اور پی ٹی آئی کے سپورٹ. میں کوئکلی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کہہ لیں. ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے محترم محسن نقوی صاحب جو کہ ڈومیسٹک ٹربل شوٹر بھی ہیں, ہر فن مطلب آل راؤنڈر, وہ اب انٹرنیشنل ٹربل شوٹر کے رول میں بھی گئے ہیں, اور وہ پچھلے 3-4 دن سے وہ بھی واشنگٹن میں ہیں. انہوں نے اپنی تصویریں بھی پوسٹ کی ہیں ٹرمپ کے منسٹرز کے ساتھ, ایڈوائزرز کے ساتھ, انہوں نے اپنی تصاویر بھی. تو لہٰذا وہ بھی وہاں پہ کچھ کارروائی ڈال رہے ہیں. ایک تو یہ میں ویسی کارروائی جیسے 26 نومبر کو ڈالی تھی. نہیں اللہ نہ کرے کہ وہ 26 نومبر دوبارہ کبھی پاکستان میں ہو, لیکن دیکھیں وہ گئے کسی مقصد کے گئے نا, وہ ملنے گیا ہے, کو وہاں پہ بیک چینل ہے, تمام چیزیں لابی کرنا وغیرہ وغیرہ. لیکن میں جو ایک کنکلوژن میں بات کرنا چاہتا ہوں, چاہے ٹرمپ ہو جو بھی ہو, امریکہ پاکستان کا ہمیشہ ایک انریلائبل اور انٹرسٹ وردی الائے رہے گا, یہ یاد رکھیں. جب ان کے انٹرسٹ ہمارے ساتھ کنورج ہوں گے تو وہ صبح رات شام ہمارے گن گائیں گے, اکنامک ایڈ بھی آئے گی, ملٹری سسٹم بھی آئے گی, لیکن جب ڈائیورج ہوں گے تو تب سینکشن دی. ویٹ اینڈ واچ, ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے, ہم سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.